हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 5th चैप्टर, जो कि होने वाला हमारा विधायी का। और दोस्तों इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने इस वीडियो के अंदर रखे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी करना, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का चैप्टर है हमारा विधायिका। विधायिका क्या होती है? जो कानून बनाती है हम उसे विधायिका कहते हैं, ठीक है। अब चलिए देखिए, तो पहला ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यसभा की संरचना स्पष्ट कीजिए। जो राज्यसभा आपको पता है संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें से हम राज्यसभा की संरचना बतानी है, ठीक है। तो ध्यान देंगे इस पर, ठीक है। आइए देखिए, राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इनमें 230 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा चुने जाते हैं। क्या बोला मैंने? 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा चुने जाते हैं, और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत मतलब क्या कि वो राष्ट्रपति 12 जो है सदस्य उनको चुन सकता है अपनी मर्जी से, ठीक है। अब देखिए, राज्यसभा का कार्यकाल स्थायी होता है और इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। अब देखो दोस्तों, मान लो कि 200 मतलब 250 सीटें हैं, 250 सीटें हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है कि ये एक ही साथ सारे राज्यों के जो हैं वो चुनाव होते नहीं हैं। क्या होते हैं? धीरे धीरे 2-2 वर्षों के गैप में हर राज्य में होता है। आप मान लीजिए, जैसे कि हम मान के चलेंगे कि हमारे 28 राज्य हैं, ठीक है। और 28 राज्य में क्या है कि मान लो कि 10 राज्य के 1 साल में हो गए, मतलब 2 साल में हो गए, 10 के 2 साल में हो गए, 10 के 2 साल में हो गए। और जो राज्यसभा के जो चुनाव के जो प्रतिनिधि होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो 2-2 साल में होते रहते हैं इस तरीके से, और फिर से वही 2-2 साल में हमेशा होते रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन था हमारा राज्यसभा की संरचना स्पष्ट के। 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 238 राज्य और केंद्र से चुने जाते हैं, 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, वित्त विधेयक और गैर विधेयक में अंतर स्पष्ट करें। क्या है? वित्त विधेयक और गैर विधेयक में अंतर स्पष्ट करना। जरा ध्यान देंगे इसके ऊपर। देखिए, वित्त विधेयक यह सरकारी खर्चों और कराधान से संबंधित होता है और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो वित्तीय विधेयक होते हैं केवल लोकसभा में। आपको पता है 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, तो ये केवल लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं वित्तीय विधेयक, ठीक है। अब देखिए गैर विधायक, ये सामान्य कानून निर्माण से संबंधित होते हैं, मतलब नॉर्मल जो भी कानून बनाए जाते हैं वो सारे, ठीक है, होते हैं और दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। वित्तीय विधेयक में क्या है, ये केवल लोकसभा में ही हो सकता है। जो गैर वित्तीय है, जिसे हम कहते हैं गैर विधेयक, ये जो है दोनों में ही हो सकते हैं, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी इसे पारित किया जा सकता है, ठीक है। तो यही डिफरेंस था आपका वित्तीय विधेयक और गैर विधेयक में अंतर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। देखिए, दल बदल से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन क्या है, दल बदल से आप क्या समझते हैं? दोस्तों क्या होता है इसका मतलब कि मतलब अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरे किसी पार्टी में जाकर मिल जाना। जैसे आप ये पिक्चर देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसमें से क्या है, ये बंदा कूद रहा है यहाँ पर, तो ये कूदते हुए दिखा रहा है, अपनी पार्टी छोड़कर दूसरे की पार्टी में जा रहा है, ठीक है। तो यही चीज होता है हमारा दल बदल। अब जरा ध्यान देंगे, दल बदल का मतलब है कि कोई विधायक या सांसद अपने चुने हुए राजनीतिक दल को छोड़कर, अपने चुने हुए राजनीतिक दल छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो जाए या निर्दलीय बन जाए। यह संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत प्रतिबंधित है, जिसे दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इनका भी एक नियम बना हुआ है, ठीक है। दल बदल कर सकता है कोई भी। अभी देखते हैं गठबंधन की सरकार बनती है तो गठबंधन कर लेते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है, दल बदलने का मतलब क्या है, अपनी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में चले जाना। और इसके बारे में किस में लिखा हुआ है? 10वीं अनुसूची में लिखा गया। टोटल कितनी अनुसूचियां दोस्तों? तो आज के समय में टोटल 12 अनुसूचियां, याद रखेंगे, ठीक है। संविधान के अंदर अनुच्छेद कितने हैं? तो 395 से अधिक है, 400 से अधिक है मतलब, और भाग कितने हैं? 22, और अनुसूचियां कितनी हैं? 12। पहले कितनी थी? 18, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग से नियंत्रित में रख सकती है? आपको बताना है लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग से नियंत्रण, मतलब कि जो कार्यपालिका होती है उस पर जो है लोकसभा है वो किस तरीके से अधिक नियंत्रण रख सकती है, तो ये जानना है हमें, ठीक है। देखिए पहला क्या है, प्रत्यक्ष चुनाव। क्या है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है। जो आम चुनाव होते हैं लोकसभा के लिए वो प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। क्या कहते हैं? इसमें सीधा जनता अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजती है, ठीक है, संसद में। तो वही है, लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं, इसलिए वह जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षा जरूरतों को बेहतर तरीके से व्यक्त करते हैं। अगला है वित्तीय नियंत्रण। देखिए, वित्तीय विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है और या पारित किया जाता है, जिसके कारण भी हम बोल सकते हैं कि नियंत्रित कर सकता है।
अविश्वास प्रस्ताव। देखिए, लोकसभा कार्यपालिका को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से जवाबदेह बना सकती है। ठीक है, आगे है प्रश्नकाल। अब प्रश्नकाल क्या होता है दोस्तों? प्रश्नकाल में क्या होता है कि प्रश्न पूछे जाते हैं जो भी सत्ता में रहता है उससे, उसके काम के रिलेटेड। ठीक है, देखिए, लोकसभा के सदस्य प्रश्न पूछकर कार्यपालिका के कार्यों की जांच करते हैं। ठीक है, आगे, राज्यसभा इन अधिकारों में सीमित भूमिका निभाती है। जहां लोकसभा इतनी सारी भूमिका निभाती है, इसलिए बोलते हैं कि लोकसभा राज्यसभा के मुकाबले में अधिक नियंत्रण रखता है कार्यपालिका के ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संसदीय नियंत्रण के वह कौन से कारक हैं जो कार्यपालिका को अपने नियंत्रण में रखते हैं? पहले क्या पढ़ा था? लोकसभा कैसे नियंत्रण में रखता है। आप पढ़ रहे हैं संसद कैसे रखता है कार्यपालिका को अपने नियंत्रण में, उसके प्रकार बताने, मतलब तरीके, किस तरीके से संसद जो है कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखता है। तो जरा ध्यान देंगे, पहला जो पॉइंट है प्रश्नकाल। ठीक है, संसद के सदस्य कार्यपालिका के कार्यों पर सवाल उठाते रहते हैं, तो इससे भी नियंत्रण रहता है। शून्यकाल, इसमें सदस्य बिना पूर्व सूचना के मुद्दे उठाते रहते हैं, बिना बताए कोई भी मुद्दा वो उठा देते हैं वहां पर। जैसे मान लो कि अभी बीजेपी की सरकार है, तो कांग्रेस वाले और आम आदमी वाले अगर वहां बैठे हैं संसद में, तो वहां पर बीजेपी वाले से क्वेश्चन पूछेंगे कि हाँ भाई आपने ये काम क्यों नहीं किया, बेरोजगारी क्यों नहीं दूर करी, रोजगार क्यों नहीं दिया लोगों को, मतलब बहुत सारे काम है। ठीक है, पूछ सकती है। वित्तीय नियंत्रण, जो भी वित्तीय बजट होता है वो संसद के अंदर ही पेश किया जाता है। ठीक है, आगे है अविश्वास प्रस्ताव। देखिए, सरकार के खिलाफ विश्वास मत लाकर उसे हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, मतलब अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया और सरकार को गिरा दिया। ठीक है, आगे है समिति प्रणाली। देखिए, समिति प्रणाली क्या होता है? संसद की स्थायी और विशेष समितियां कार्यपालिका की जांच करती रहती है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि संसद इस तरीके से नियंत्रण रखती है। तो ये कई प्रकार है, प्रश्नकाल, शून्यकाल, वित्तीय नियंत्रण, अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है दोस्तों, और क्या है? समिति प्रणाली। तो इन तरीकों से क्या है, कार्यपालिका के ऊपर संसद के द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। अब दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रश्नकाल प्रशासनिक और कार्यकारी एजेंसी पर नियंत्रण का महत्वपूर्ण और प्रभावी साधन है। तो दोस्तों ये प्रश्नकाल क्या पूछना चाह रहा है? जो भी सत्ता में सरकार है उससे जो विपक्षी दल है संसद के अंदर क्या है, अपने प्रश्न पूछती है, मतलब उनके काम के रिलेटेड प्रश्न पूछती है, उसी को ही हम प्रश्नकाल कहते हैं। अब जरा ध्यान दो, प्रश्नकाल संसद का वह समय है जब सदस्य कार्यपालिका से प्रश्न पूछ सकते हैं। यह प्रशासनिक और कार्यकारी एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर नजर रखने का प्रभावी तरीका होता है। मतलब जो प्रश्नकाल होता है, इस तरीके से जो भी सत्ता के अंदर रहता है उसके ऊपर नियंत्रण रखा जाता है। ठीक है, तो पहला क्या है? जवाबदेही। देखिए, मंत्री और अधिकारी अपनी योजनाओं और नीतियों के बारे में जवाब देते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, पारदर्शिता होती है। देखिए ज़रा ध्यान से, प्रशासनिक फैसलों में पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। जो भी मतलब अब वो प्रशासनिक फैसले लेंगे तो वो सबको बताना पड़ता है। ठीक है, संसद के अंदर, तो वही चीज़ है। देखिए, समस्याओं का समाधान, अगला पॉइंट, प्रश्नकाल में उठाए गए मुद्दों पर कार्यवाही सुनिश्चित होती है। इस प्रकार प्रश्नकाल लोकतांत्रिक नियंत्रण का एक प्रभावी साधन होता है। तो प्रश्नकाल दोस्तों सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, सिंपल सी चीज़ है। प्रश्नकाल क्या होता है? संसद के अंदर जो भी नेता होता है चुना जाता है, जो प्रधानमंत्री होते हैं, जिनके मंत्रिमंडल होते हैं, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं विपक्षी दल के द्वारा, और वो सारे जो प्रश्न होते हैं उसके ऊपर विचार विमर्श किया जाता है। तो यही होता है प्रश्नकाल। ठीक है, तो यही था आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर से रिलेटेड, मैंने सभी डाल दिए हैं। इन्हीं क्वेश्चन हैं जो दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको पढ़ा दिया, इन्हीं को नोट करना है, रिवीजन करना है, और दोस्तों थोड़ा बहुत किताब भी पढ़ना है। ठीक है, केवल तुम YouTube के सहारे मत जियो, थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया करो घर पे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।